हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेहरू क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य कैसे बना भारत का स्वर्णिम युग। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हम पहला पार्ट करेंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण शासकों एवं गुप्त साम्राज्य के उदय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य जो भारत का स्वर्णिम युग कहलाया, इसका उदय दक्षिण भारत के संगम काल के बाद 320 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है, परंतु इसकी स्थापना 240 ईसा पूर्व से हो चुकी थी। यूँ तो गुप्त काल में अनेक शासक आए, परंतु कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन राजाओं ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम युग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म को मानता था। वह इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। वह इनका राजकीय चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 ईसा पूर्व में तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुई थी। इसकी स्थापना श्रीगुप्त नामक गुप्त शासक ने 240 ईसा पूर्व में की थी। श्रीगुप्त की मृत्यु 280 ईसा में हो गई। वह इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 में राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जो 320 ईसा में गद्दी में बैठा। इसने साम्राज्य विस्तार हेतु लक्षवी, जो कि वर्तमान का नेपाल है, यहाँ की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र उसके उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर 335 ईसा पूर्व में बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसको भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं उपलब्धि के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। आपको बता दें, समुद्रगुप्त पहला शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत का अत्यधिक प्रेमी था। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों के ऊपर वीणा वादन करते हुए अपना चित्र बनवाया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने आर्यवर्त पर शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में साब नामक राजकवि रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में
पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान का पटना है एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया। ध्यान दीजिए, 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे व 9 रत्न अकबर के दरबार में। 9 रत्नों में प्रमुख थे महाकवि कालिदास, धन्वंतरि, छपर्णक जो कि ज्योतिष एवं विद्वान था, अमर सिंह जो कोशाकार था, शंकु जो वास्तुकार था एवं वेताल भट्ट जैसे अन्य विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहित सचिव वीरसेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। वीरसेन ने शिव पूजा के लिए उदयगिरि पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीर सिंह व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रखंड पंडित था तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम गोविंद गुप्त भी था जिसका शासनकाल 415 से 454 तक रहा। कुमारगुप्त एक महान शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त का शासन 455 से 466 तक हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ये वही सुदर्शन झील है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने गुजरात में की व बाद में शक राजा रुद्रमन प्रथम ने इस झील का जीर्णोद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ व स्कंदगुप्त हुणों के आक्रमण को रोकने में सफल हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ था। दोस्तों, अब बात करते हैं गुप्तकालीन के प्रसिद्ध मंदिर जो अक्सर पेपर में सीधे पूछे जाते हैं, जिसमें पहला मंदिर है विष्णु मंदिर। ये मंदिर तिगुआ, जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर जो भूमरा, नागौद, मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा मंदिर है पार्वती मंदिर जो नयना, कुठार, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला मंदिर है दशावतार मंदिर जो देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक शिव मंदिर और है जो खोहो, नागौद, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। लास्ट मंदिर है भीतगांव मंदिर या लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों के द्वारा निर्मित है। यह भीतगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन मंदिरों में महत्वपूर्ण मंदिर भीतगांव मंदिर एवं दशावतार मंदिर हैं जो आपको पीछे चित्र में दिखाए गए हैं। दोस्तों, गुप्त काल में विंध्याचल के जंगलों में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। अब आप कमेंट करके बताइए कि सबर जाति के लोग किन किन क्षेत्रों में गुप्त काल में फैले हुए थे व किस राजा द्वारा नरबलि को रोका गया। दोस्तों, गुप्त काल का प्रथम पार्ट आज खत्म होता है। अगले पार्ट में हम आपको गुप्त काल के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।